हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गैट। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम इसमें ये जानेंगे कि जो गैट है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जो ट्रेड को हेल्प करने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। GATT was drawn up in 1948 as a framework for international trading system. International trading relationship among member nation continue to be guided by the GATT since then. जब GATT आया हमारा 1948 में, तो इसके अंदर 22 जो है मेंबर कंट्रीज़ की जो है वो मेंबर्स थी, 22 नेशंस जो है उसके मेंबर कंट्री थी। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो भी लिखा जाता है, ठीक है, जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर रूल्स रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग ही ये 22 मेंबर्स कंट्री आपस में क्या करती थी, ट्रेड करती थी, आपस में करती थी, या वर्ल्ड वाइड वो क्या करती थी, ट्रेड कर सकती थी। सो एज अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप अमंग मेंबर नेशन कंटिन्यू टू बी गाइडेड, ठीक है, बाय गैट सिंस देन। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन सो एज टू ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ट्रेड पे लगी हुई जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाया जाए और ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए। अकॉर्डिंगली गैट इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन कन्वेंशंस, रूल्स एंड जनरल प्रिंसिपल टू गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड अमंग मेंबर नेशंस। गैट जैसे कि हम जानते हैं एक एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट के अंदर कुछ कन्वेंशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स जो है वो लिखे गए हैं, बताए गए हैं। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनली जो भी मेंबर्स नेशन है वो आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये रूल्स दिए हुए हैं, रेगुलेशंस दिए हुए हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें दिए हुए हैं, कन्वेंशंस दिए हुए हैं, जो ये बताता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है अमंग मेंबर नेशंस वो किस तरीके से होगा। कन्वेंशंस और रूल्स रिक्वायर दैट एनी चेंज इन टैरिफ और अदर टाइप्स ऑफ कमर्शियल पॉलिसी ऑफ अ मेंबर कंट्री शुड नॉट बी अंडरटेकन विदाउट कंसल्टेशन विद अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट। मान लो हमने कहा कि 22 मेंबर्स कंट्री है, कोई एक मेंबर कंट्री क्या कर रही है, अपने टैरिफ में चेंजेस कर रही है, अपनी कमर्शियल पॉलिसीज़ में चेंजेस ला रही है, तो वो चेंजेस तब तक फॉलो अप नहीं किए जाएंगे, जब तक अंडरटेक नहीं किए जाएंगे, जब तक बाकी मेंबर से कंसल्ट ना किया जाए, ठीक है। मेंबर कंट्रीज शुड वर्क टूवर्ड्स रिडक्शंस ऑफ टैरिफ एंड बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड विच शुड बी नेगोशिएटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गैट। इसके अंदर एक मेन पॉइंट ये आता है कि जो भी मेंबर कंट्री है वो क्या करती है, आपस में जो भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हुए हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी बैरियर्स लगाए हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, वो हटाने की कोशिश करते हैं, वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टैरिफ होंगे, जितने ज़्यादा बैरियर होंगे, उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी ट्रेड करने में। तो इस एक्ट को, इस एग्रीमेंट को लाने का मेन मोटिव ही यही था कि जितने डिस्प्यूट्स है, या फिर जितने अगर हम कहें कि एग्रीमेंट्स है, जितने रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, टैरिफ्स है, उनको हटाया जाए, उनको लिबरलाइज किया जाए, ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है, जो भी आपस में कंट्रीज़ है वो आपस में क्या कर सके, सही तरीके से ट्रेड कर सके। अगर कोई भी कंट्री अपने टैरिफ में, कमर्शियल पॉलिसीज़ में चेंज लाना चाहती है, तो बाकी मेंबर्स के साथ उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस ला सकती है। ये था गैट क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, गैट ने क्या प्रिंसिपल्स को अडोप्ट किया है। जो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स है which were incorporated in GATT for realization of its objective। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? फर्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, थर्ड है कंसल्टेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो भी मेंबर कंट्री है, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नॉन मेंबर कंट्री के साथ आप किसी भी तरीके के ट्रेड रिलेशनशिप में आ सकते हो, लेकिन जितनी भी आपकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक ही तरीके का, सेम तरीके का जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप होना चाहिए। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर एक मेंबर कंट्री को फेवर्ड नेशन के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑल अबाउट मेंबर कंट्री। नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ आप जिस तरीके से चाहो वो डील कर सकते हो, क्योंकि उसकी रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना, ठीक है। सो ये था हमारा मेंबर कंट्री के रिगार्डिंग कि जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके साथ किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो टैरिफ, जो पॉलिसी किसी एक मेंबर कंट्री पे लगता है, दूसरे पे भी सेम लगेगा। सेकंड पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। किसी भी तरीके की क्वांटिटी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम सिर्फ 2000 टन मैन्युफैक्चर कर सकते हो,
तुम सिर्फ 1000 टन मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन को भी हटाया जाए। थर्ड है कंसल्टेशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी कंट्री अगर पॉलिसी में चेंज कर रही है, अपने टैरिफ्स में चेंज कर रही है, तो सबसे पहले उसको मेंबर कंट्री के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। ये तीनों पॉइंट्स को अब हम पढ़ लेते हैं। क्या प्रिंसिपल्स है जो अडॉप्ट किए गए थे गैट के द्वारा। फर्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर दैट ओनली नॉन मेंबर कंट्री डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेंबर्स। ओनली non-member country discriminate between members of GATT. The member country will not discriminate in the conduct of international trade. non-member country आपस में क्या कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। ठीक है, मान लो कि अगर मेंबर कंट्री है 10% का टैरिफ है, तो जितनी भी मेंबर कंट्री है 22 मेंबर कंट्री, अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हम 10% ही टैरिफ चार्ज करेंगे। लेकिन अगर हम नॉन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है जो कि गैट की मेंबर नहीं है, तो उसके साथ हम कुछ भी टैरिफ रेट चार्ज कर सकते हैं, 20%, 10%, 13%, उससे कोई मैटर नहीं है। तो नॉन मेंबर कंट्री के साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो गैट के मेंबर्स है उसके साथ किसी भी मेंबर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जब भी हम इंटरनेशनली ट्रेड को ऑपरेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। Applying the principle of most favored nation, each nation was to be treated as the most favored nation in the matter of the import and export duties. हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो हमारे कुछ ज़्यादा ही करीबी मेंबर कंट्री है इसलिए हमने इसको जो है ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी मेंबर कंट्री है वो सारी की सारी क्या है, इम्पोर्टेंट है, फेवर्ड नेशन है, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात हो चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की बात हो। क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड विदाउट फेवर। ठीक है, अगर क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन अगर किसी को लगाई गई है तो उसमें भी किसी को फेवर नहीं करना कि तुम्हें ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करने के लिए दिया है, किसी और को कम प्रोडक्शन करने, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो क्वांटिटी से रिलेटेड हो चाहे वो सबके साथ सेम जो है बिहेवियर होना चाहिए। गैट परमिटेड formations of custom union and free trade areas providing the purpose was to facilitate trade and not to raise the trade barriers against other parties. GATT also permit counter dumping measures and export subsidies but only with respect to offending countries. क्या होता है ना, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जो आपकी कंट्री में क्या करती है, सामान को डंप कर देती है। डंपिंग का मतलब क्या होता है कि कूड़ा फेंकना नहीं, डंपिंग मेजर्स का मतलब होता है कि जब एक कंट्री आपकी कंट्री के अंदर गुड्स को सेल कर रही है एट अ लोवेस्ट प्राइस, ठीक है, इस कम से कम प्राइस पे, कि जो एक्चुअल प्राइस है उस पर नहीं कर रही, कम प्राइस पे कर रही है। मान लो उस गुड्स का प्राइस है 100 रुपये, लेकिन वो आपकी कंट्री में 80 रुपये में सेल कर रही है, इवन कि वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को कर पा रही है, प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पा रही। कई बार केसेस में क्या होता है, कंपनीज अपनी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाती, तो एक कंपनी ऐसा क्यों करती है, लॉस में क्यों जाती है, वो दूसरी कंट्रीज में सामान को डंप क्यों करती है। मेन रीज़न यही होता है कि क्योंकि वो कंपटीशन को ख़त्म करना चाहती है, वो कंपटीशन के अगेंस्ट काम कर रही है कि मान लो अगर वो सस्ते में बेचेगी तो लोग सामान खरीदेंगे। अगर एक बार कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा मार्केट से, अगर एक ही का माल हर कोई ख़रीदेगा, बाकी से किसी से कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, तो वो सारी कंपनीज हट जाएंगी, सिर्फ ये एक कंपनी बच जाएगी। तो ये क्या करना चाहती है, मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, कहीं ना कहीं कंपटीशन को ख़त्म करना चाहती है। तो उसके अगेंस्ट क्या गैट ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी कंट्री ऐसा करती है कि आपके डंपिंग मेजर्स को लेती है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, एक्शंस ले सकते हो। गैट ऑल्सो परमिटेड काउंटर डंपिंग मेजर्स, ठीक है, कि जो भी अगर डंपिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, काउंटर डंपिंग मेजर्स आप ले सकते हो। मतलब कि आप क्या कर दो, लड़ाई झगड़ा करो नहीं, आप क्या करो, या फिर उसकी कंट्री में भी सेम यही काम करो नहीं। मान लो आपकी कंट्री में कोई सामान डंप कर रहा है, आप उस पर हर एक कंट्री के साथ 10% चार्ज कर रहे हो इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे कि हमने कहा मेंबर कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है, कम रुपीज़ में सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस केस में टैक्स ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू और इंक्रीज़ हो जाएगी और इस डंपिंग का कोई भी इफेक्ट आपकी कंट्री में नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ अ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन। According to this principle, quantitative restriction were to be prohibited as far as possible and trade restriction were to be limited to less right tariff. However, exemptions of these
Principal were granted to countries facing balance of payment problem and also to the developing countries. Beside, import restriction could be applied to agriculture and fishing products. Prohibitions of quantitative restriction का मतलब है कि किसी भी तरीके की क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना. इस एग्रीमेंट के अंदर क्या है, गैट कहता है कि लिबरलाइज कर दो ट्रेड को, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन को, कंट्रोल को हटा दिया जाए. अब क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो उसको भी हटाया जाए. ठीक है. उसके बाद आता है कंसल्टेशन. अंडर दिस प्रिंसिपल्स गैट प्रोवाइड अ फोरम फॉर कंटिन्यूइंग कंसल्टेशंस अमंग मेंबर नेशन टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट. ठीक है. तो ये था कि अगर हम किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस लेके आना चाहते हैं अपनी पॉलिसीज़ में, अपने टैरिफ में, तो कहीं ना कहीं हमें जो है मेंबर कंट्री के साथ जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं. तो ये था गैट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और क्या क्या प्रिंसिपल्स थे जो अडॉप्ट किए गए थे गैट के द्वारा. तो उसके अंदर एक पॉइंट और है अर्जी राउंड ऑफ नेगोशिएशन, क्योंकि जो अर्जी राउंड है वो इसी से रिलेट करता है. कहीं ना कहीं गैट, अर्जी राउंड और WTO आपस में कनेक्टेड है. गैट सबसे पहले गैट आया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ट्रेड किया जा रहा है. उसके बाद अर्जी राउंड क्या होता है, एक 8th राउंड है. अर्जी राउंड क्या है, 8th राउंड है. इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए, क्योंकि गैट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ट्रेड किया जाता था. लेकिन अर्जी राउंड आने के बाद क्या हुआ कि जो भी ट्रेड था, सर्विसेज का, ट्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेड ऑफ गुड्स, ये सारे के सारे एग्रीमेंट जो है WTO में आने लगे. क्योंकि अर्जी राउंड की वजह से ही जो है WTO आया. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन, WTO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म की गई थी बिकॉज ऑफ अर्जी राउंड ऑफ नेगोशिएशन. सो ये टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड है. तो मैं इन सब पे क्या कर रही हूँ, सेपरेट वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए. ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और साथ ही साथ अर्जी राउंड ऑफ नेगोशिएशन को क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन देखे वहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे को तो दिखा नहीं.